In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट फंक्शन ऑफ किडनी कि किडनी के क्या फंक्शंस हैं और हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है किडनी का। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी किडनी का वो है यूरिन फॉर्मेशन। सेकंड पे हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो अब इन तीनों स्टेप्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ये तीनों स्टेप्स क्या रोल प्ले करते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं? पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सेक्रीशंस। प्रेशर फिल्ट्रेशन एक्चुअली है क्या? प्रेशर फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जब ब्लड हमारे किडनी के अंदर इंटर होता है रेनल आर्टरी के थ्रू, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जब किडनी में जाता है तो वो कौन सी आर्टरी यूज़ हो रही होती है? वो रेनल आर्टरी होती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वो आर्टियोल्स के अंदर चला जाता है एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। ब्लड सबसे पहले हमारी किडनी के अंदर इंटर हुआ, किस आर्टरी के थ्रू इंटर हुआ? रेनल आर्टरी के थ्रू। उसके बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ़र हो गया आर्टियोल्स के अंदर और आर्टियोल्स के बाद जो है ना वो ब्लड चला गया ग्लोमेरुलस के अंदर। तो हम नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि जब वो ग्लोमेरुलस के अंदर हमारा चला गया ब्लड, तो उसके बाद क्या हुआ है कि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया हमारे ब्लड से जो है ना वो फोर्स्ड आउट हो जाएंगे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की तरफ जो है ना वो बाहर निकल जाएंगे। जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वाटर, साल्ट और ग्लूकोज और यूरिया वगैरह क्या होते हैं कि ग्लोमेरुलस को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये जो मटेरियल बाहर निकलता है वो कहाँ पे जाता है? ये मटेरियल जो है ना ये चला जाता है बाउफमैन कैप्सूल के अंदर। बाउफमैन कैप्सूल एक्चुअली है क्या? ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इनमें इसको डिटेल में देखा था। एक जो है ना वो बना हुआ था, कप शेप सा था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास उन्होंने क्या दिखाया हुआ है? रेनल कैप्सूल दिखाई हुई है। ये इसकी क्या है? इफरेंट आर्टियोल्स है जिसमें से ब्लड जो है ना वो बाहर की तरफ फ्लो करता है। और ये हमारे पास जो बना हुआ है ये बोवेन कैप्सूल है। ठीक है, बोवेन कैप्सूल की ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग विजरल लेयर बोलते हैं और ये जो अंदर ग्रे शेडेड में है ये है कैप्सूलर स्पेसिस और जो बाहर वाली लेयर है येलो वो है पेरिटियल लेयर्स। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि इफरेंट आर्टियोल से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो आउट हो रहा है और एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर की तरफ जा रहा है। और अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल सा बॉक्स सा बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रही होती है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ब्लड जो है ना ये फिल्ट्रेट हो रहा होता है। अब प्रेशर फिल्ट्रेट में एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ब्लड हमारे किडनी के अंदर इंटर होता है रेनल आर्टरी के थ्रू तो वो आर्टरियोल्स के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद वो ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया वगैरह क्या होते हैं कि वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में चले जाते हैं, मतलब वहाँ से बाहर निकल आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं? बोफमैन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का, प्रेशर फिल्ट्रेशन। अभी तक हमारा ब्लड पहुंच गया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। इस स्टेप्स के अंदर तकरीबन 99% जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज किसके? रेनल टिब्यूल्स के थ्रू जो है ना वो ब्लड कैपिलरीज में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि सिलेक्टिव कुछ पार्ट्स कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें, जिस तरह से अगर हम लोग ले लें प्रोटीन है, कोई भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें का रीअब्जॉर्ब, दोबारा से ऑब्जॉर्ब हो जाना। पिछली स्लाइड में हमने देखा था अभी कि कुछ मटेरियल जो है ना वहाँ से एक्सपेल आउट होके चला गया था ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब जो मटेरियल ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया था उसमें से कुछ मटेरियल जो सिलेक्टिव मतलब जो यूज़फुल है वो दोबारा से क्या होगा? ब्लड के अंदर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब ये दोबारा से जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हमने अपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था इन तीनों टर्म्स के बारे में कि ये हैं क्या। और सम waters and the most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubules। अब हमारा जो कुछ वाटर है और कुछ जो है ना वो ग्लूकोज वगैरह को अगर हम लोग बात करें तो वो दोबारा से जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है
प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर हो क्या रहा है कि सिर्फ रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि ब्लड कैपिलरीज में से कुछ जो मटेरियल था वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया। कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ? ऑस्मोसिस यूज़ हुआ, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ वाटर वो भी क्या हुआ है और ग्लूकोज वगैरह ये भी रीअब्जॉर्ब हो गए। अब वाटर और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी ट्यूब्यूल को यूज़ किया गया? वो है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट देखें कि साल्ट आर रीअब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलोड बाय द ऑस्मोसिस। तो अब हमारे पास साल्ट और वाटर ये भी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ब्लड जो है ना वो फिल्टर हुआ है। फिल्टर होने के बाद कुछ जो था ना वो एंड पे ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा था। अब ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद कुछ चीज़ें जो यूज़फुल थी हमारी बॉडी के लिए वो दोबारा से क्या हो गई हैं? रीअब्जॉर्ब हो गई हैं, जिनमें ग्लूकोज है, वाटर है, साल्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? रीअब्जॉर्ब हो गई हैं। अब रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमें कौन कौन सी लिम्स यूज़ की हैं? एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब यूज़ हुई है, असेंडिंग लिम्ब यूज़ हुई है और इसके अलावा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को यूज़ किया गया है। सबसे पहली लिम्स को देखें अगर हम लोग तो डिसेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग लिम्स क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये दिखाई हुई है आपको डिसेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग लिम्स क्या कर रही होती है? वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। और असेंडिंग लिम्स क्या करती है? ये सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करती है। तो ये वाली जो हमारे पास है ये है असेंडिंग लिम्स और ये क्या कर रही होती है? साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये वाटर को जो है ना वो रीअब्जॉर्ब करती है ब्लड में। अब ये हमारे पास है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये क्या कर रही है कि साल्ट को वाटर को अब्जॉर्ब कर रही है ब्लड के अंदर। आप इस डायग्राम के अंदर क्लियरली भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है डिसेंडिंग लिम्ब, ये हमारे पास है असेंडिंग लिम्ब। ये क्या करती है? वाटर को रिब्सॉर्ब करती है, सॉल्ट को रिब्सॉर्ब करती है और ये हमारे पास क्या है? डिस्टिल कन्वोलेटेड लिम्स है। सही है। तो ये तीन लिम्स हैं जो यूज़ होती हैं रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए। अब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको क्या कर देना है? उसको एक्सक्रीट करना है बॉडी से। अब एक्सक्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी ट्यूब्यूलर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो वो सारा हम लोग किस में देखते हैं? ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के अंदर देखते हैं। अब देखें जो डिफरेंट आइंस हैं, केराटिनाइन है, यूरिया है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। तो ये सारी कहाँ से? ब्लड से चली जाती हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ पे है? क्या करता है? ये रेनल ट्यूब्यूल्स है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिफरेंट आइंस हैं, केराटिनाइन है, यूरिया है, ये सारा कुछ ब्लड में से निकल के रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। रेनल ट्यूब्यूल्स एक ऐसी ट्यूब है यहाँ जहाँ पे जो है ना यूरन रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एज अ यूरन हमारा जो वेस्ट मटेरियल है ये रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। फिर रेनल ट्यूब्यूल्स के आगे जो है ना वो नीचे फर्दर यूट्रस, यूरेथ्रा, इस तरह से जो है ना वो नीचे ट्रांसफ़र होता है। अब ये करता है क्या है? इसका ट्यूबुलर सेक्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो पीएच होती है ना वो नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल पीएच से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सारा जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तकरीबन हमारी जो नॉर्मल पीएच होती है ना वो 7.35 टू 7.45 होती है। अब इसके अलावा देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो एक्सक्रीट होती हैं? इनमें ब्लड सेल्स नहीं होते, प्रोटीन नहीं होती। ठीक है। ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से फिल्टर ही नहीं होते क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। अब ये जो स्मॉल आइंस हैं, यूरिया है, ये सारी चीज़ें बहुत स्मॉल होती हैं। तो ये एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे जो है ना वो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वहाँ से जो है ना ये एज अ यूरिन हम लोग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन आपने खुद भी नोट किया होगा कि इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और वो फिल्टर नहीं होती। तो ये हमारे पास प्रोसेस था ट्यूबुलर सेक्रीशन का। तो नेक्स्ट हम लोग फाइनल स्टेप को देखते हैं। फाइनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल यूरिन हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड होता है ना वो 1% होता है और जो टिपिकल वॉल्यूम है यूरिन का एक एवरेज अडल्ट के अंदर वो तकरीबन, तो इससे हमें पता चलता है कि अडल्ट्स के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 1.4 लीटर होता है पर डे, एक दिन का 1.4 लीटर। और अब ऊपर जितने भी स्टेप हमने डिस्कस किए हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, ट्यूबुलर सेक्रेशन को डिस्कस किया, तो ये जो सारे स्टेप्स थे उनके बाद क्या कहते हैं कि द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल्स इज आल्सो इज नोन एज अ यूरिन। तो इसे हम लोग यूरिन बोलते हैं। जो अभी पहले भी हमने बात की कि जो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरिन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद
रेनल ट्यूब्यूल में जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, कलेक्टिव डक्ट्स के अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है, पेल्विक्स के अंदर चला जाता है, और पेल्विस के बाद हम उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये फंक्शन थे किडनी के। अब हमने किस किस को स्टडी किया, हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को देखा, ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन को देखा, सिक्रीशन को देखा। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हुआ था कि जो है ना वो फिल्ट्रेट का प्रोसेस हुआ था, हमारा ब्लड जो है ना किडनी के अंदर फिल्टर होता है, ठीक है। ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो थोड़े से यूजफुल मटेरियल था बॉडी के लिए वो दोबारा से जो है ना वो रिअब्जॉर्ब हो जाता है। और सेक्रीशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, सम आयंस, यूरिया, इस तरह से जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए वेस्ट थी वो हम लोग अपनी बॉडी से सेक्रीट कर देंगे, तो वो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चली गई थी। और फिर उसके बाद क्या है, वाटर कंजर्वेशन है कि वाटर जो है ना वो रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरन। तो ये हमारे पास क्या है, रेनल ट्यूब्यूल्स है, सही है। यहाँ से जो है ना ये रेनल कैप्सूल्स है, यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है किडनी के अंदर, और उसके बाद जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप नीचे फ्लो मूव करता जाता है। ये फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो है ना ये मूव कर रहा है, और ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ये स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद हम लोग इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरन। ये आप लोग नीचे बिल्कुल एंड पे देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, लास्ट स्टेप पे जो है ना यूरन प्रोड्यूस हो गया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching my video. 1.4 liter per day.